अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद हम अपना आज का जो है लेक्चर उसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा चल रहा था लास्ट चैप्टर और आज इंशाल्लाह हमारा जो है वो लास्ट चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा और आज हमारा ऑफिशियली सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारा सिर्फ एक जो है वो टॉपिक रहता है जो है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। आज हम इसको देख रहे होंगे और इस चैप्टर में जो मार्च 2022 में क्वेश्चन आया था उसको देख रहे होंगे कि वो किस नौयत का क्वेश्चन था। तो बगैर देरी के हम शुरू करते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 से। देखें, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 पे पहले ना एक छोटा सा टॉपिक होता था आपका जो है वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के नाम से गालिबन चैप्टर 1 के अंदर हुआ करता था। अब उन्होंने वो चैप्टर 1 से जो है वो टॉपिक निकाला है और उसका एक आखिरी चैप्टर में बाकायदा एक हिस्सा बना के इसको डाल दिया आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के नाम से। उसमें बहुत ही लिमिटेड सी चीज़ें थी, बेसिक डेफिनेशंस थी। इसमें उन्होंने थोड़ी सी जो डिटेल है वो शामिल की है। इन सब डिटेल्स को हम देखेंगे, यहाँ से किस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और इस चैप्टर में से आपका जो है वो पास्ट पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी देखेंगे। बेसिकली आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम लफ्जी मतलब की तरफ जाए ना तो इसका मतलब होता है सुलह कराना। सिंपल मतलब सुलह कराना। आर्बिट्रेशन का हमारी लॉ की टर्म में क्या मतलब है? आर्बिट्रेशन का मतलब है, आपको पता है पाकिस्तान की कोर्ट्स का स्ट्रक्चर, एक केस अगर कोर्ट में चला गया ना तो वो सालों और महीनों वो चलता रहता है और उसका फैसला किसी नतीजे तक पहुंचता नहीं है। तो इससे बचने के लिए ना आर्बिट्रेशन का जो कंसेप्ट है वो आया। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 गालिबन ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, जो कि 1940 है। हम कह सकते हैं कि भाई इतना पुराना है, आजकल तो नया दौर चल रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो 1940 के एक्ट में कितनी की नई चीज़ हो सकती है, कितनी की इनोवेशन हो सकती है। आल्दो ये बहुत पुराना एक्ट है लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मेन रीज़न जो है इसकी यही है कि ये जल्दी टाइम में जो है वो कवर हो जाता है, जल्दी टाइम में इसका फैसला आ जाता है, इस पे जो है वो खर्चा कम आता है। इसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का नाम भी दिया जाता है। अच्छा, आर्बिट्रेशन की बात जो है वो आगे निकल गई। बेसिक डेफिनेशन की हम बात कर रहे थे जो आपके आगे स्ट्रेट टेक्स्ट में है। आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन उसको पढ़ते हैं। Arbitration is a method through which parties resolve their disputes outside the court of law by avoiding technicalities of procedural law। जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है, हमारी कोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर है उसको अवॉइड करते हुए उसके आउटसाइड जाके पार्टीज अपने जो है मामलात उनका फैसला कर रही होती है। बेसिकली हमें जो भी मसला पेश आता है सबसे पहले हम कोर्ट की तरफ रुजू करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अल्टरनेट तरीका है, इसी वजह से इसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहा जाता है। एक ऐसा अल्टरनेट तरीका है जिसमें कोर्ट में जाने की बजाय ना जो पार्टीज होती हैं ना वो खुद से फैसला कर लेती हैं कि हम एक बंदा, एक मुअज़्ज़िज़ बंदा, इसको हम मुंतखब कर लेते हैं, हम अपनी जो बात है इसके सामने रखेंगे, उसके बाद ये जो भी कहेगा, जो भी फैसला करेगा वो हम लोगों को कबूल होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर आप अपने जहन में ले आए। आर्बिट्रेशन में बिल्कुल इसी तरह चल रहा होता है। बाकी जो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है जो अभी हमने पढ़ी है उसको आपने जो है वो याद कर लेना है, मे भी 1-2 मार्क्स ही वो पूछ ले। इसके बाद इट इज़ वन ऑफ द मोड्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वही जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक जरिया है। अल्टरनेट का मतलब है मुतबादिल। ये एक किस्म का मुतबादिल आ चुका है कोर्ट का, इसीलिए इसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का नाम दिया जाता है। There are limited rights of review and appeal of arbitration awards। अब ये एक बात अपने जहन में रखनी है। अब कोर्ट है ना, कोर्ट में कोई फैसला होता है, फॉर एग्जांपल हम जो है वो एग्जांपल लेते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एग्जांपल लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप गए, आपका एक जो है केस है उस पर फैसला हुआ, आपके खिलाफ फैसला आ गया, आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी आपके खिलाफ फैसला आ गया, आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये आर्बिट्रेशन वाले चक्कर में यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास हक हासिल नहीं है बाहर जाके अपील करने का। इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर बाद में आपको डिटेल में भी बता रहा हूँ, आगे हमारा ये पॉइंट दोबारा आएगा। लेकिन फिल वक्त ये जाहिर रखें कि ये अपने जहन में रखें
कि जिस तरह से आप कोर्ट में जो लचक का मुजाहरा हो रहा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी है कोर्ट के अंदर कि आप जो है वो हायर कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं, दूसरी कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको आर्बिट्रेशन में देखने को नहीं मिलने वाली। Although the Arbitration Act 1940 is a very old enactment, देखेंगे अभी जो मैंने बात की थी कि although 1940 का एक्ट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो पुराना एक्ट है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी कंपनीज जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको प्रेफर करते हैं। इसकी मेन वजह जो है वो टाइम वाली बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी एक जो है वो सीरीज ऑफ प्रेसिडेंट बन चुकी है। पिछले केस में पहले इस तरह का केस आया था तो क्या फैसला आया था, उससे पहले इस तरह का केस आया था तो क्या फैसला आया था। लॉ की ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ में हमने नहीं जाना, हमने सिंपल रख के इसको फैसला करना है। तो इस तरह के डिसीजन जब हो रहे होते हैं तब ये आर्बिट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना रोल जो है वो प्ले कर रही होती है। ये तो थी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आर्बिट्रेशन का। यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बहुत ही कम चांसेस है कि आपसे वो डेफिनेशन पूछ ले, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता वो डेफिनेशन भी पूछेगा इस लेवल पे आके। आप लोगों को ये बातें सिर्फ अपने जहन में रखने की थी। अब जो डेफिनेशंस आपसे वो पूछ सकता है उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की। ये कुछ डेफिनेशन आप अपने जहन में रखें, इसके बाद जब हम अपनी लीगल प्रोविजन पढ़ेंगे केस स्टडीज वाली तो उसमें आपको जो है वो हेल्प करेंगे। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है? means a written agreement to submit present or future differences to arbitration whether an arbitrator is named therein or not। arbitration agreement का मतलब है कि एक written agreement, किस बारे में रिटर्न एग्रीमेंट? आपका अभी कोई मसला हुआ है, आपका फ्यूचर में कोई मसला होगा, आप उसके बारे में आज ही एक रिटर्न एग्रीमेंट कर देते हैं कि भाई ये जो हमारा मसला है, ये जो हमारा मसला अब हुआ है ना, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं, उन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हो गया, कोई मसला हो गया, वो दोनों जो है वो एक बिजनेस कैरी ऑन कर रहे थे। उन दोनों ने फैसला, वो दोनों फैसला करेंगे, एक एग्रीमेंट लिखेंगे, दोनों उस पर साइन करेंगे और कहेंगे हम ये जो फैसला है अपना, इस मसले का जो फैसला है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू कराएंगे, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। इस तरह का एक एग्रीमेंट होगा। या फिर मिस्टर ए और मिस्टर बी अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और वो एग्रीमेंट क्या करते हैं कि हमारे फ्यूचर में कोई भी मसला आया तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम उसका हल कैसे करेंगे? आर्बिट्रेशन के साथ करेंगे। इस तरह के एग्रीमेंट्स जो है वो कर रहे होते हैं। इस एग्रीमेंट में ज़रूरी नहीं है कि आप आर्बिट्रेटर का नाम दें, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आर्बिट्रेटर से फैसला करवाएंगे, तब देख लेंगे कौन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, या आप आर्बिट्रेटर बाद में अपॉइंट कर लें, एग्रीमेंट पहले कर लें, ये कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्रीमेंट के अंदर जो है वो आर्बिट्रेटर का नाम देना है। तो ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की डेफिनेशन है, ये आपसे 1-2 नंबर की पूछ सकता है। और यहाँ से एक छोटी सी केस स्टडी इस तरह की बना सकते हैं कि मिस्टर ए थे, मिस्टर बी थे, उनके दरमियान झगड़ा हो गया और उन्होंने जो है वो आर्बिट्रेशन की तरफ गए। जैसे ही वो आर्बिट्रेशन की तरफ गए तो उन्होंने एग्रीमेंट किया, रिटन एग्रीमेंट, लेकिन उन्होंने रिटन एग्रीमेंट में आर्बिट्रेटर का नाम नहीं लिखा। उसके बाद वो केस स्टडी में नुकसानात बता रहा होगा कि जी आर्बिट्रेटर का नाम ना लिखने की वजह से ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो हमने अपनी बेसिक्स की हद है ना, हमने पढ़ लिया है कि आर्बिट्रेशन का जो एग्रीमेंट है उसमें आर्बिट्रेटर का नाम ज़रूरी नहीं है। आर्बिट्रेटर का नाम ज़रूरी नहीं है। चूँकि ज़रूरी नहीं है तो हम कहेंगे कि भाई जब लॉ में ज़रूरी नहीं है तो लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिजीज पर्सन। कोई पर्सन जो है वो मर चुका है, किसी पर्सन की जो है वो डेथ हो चुकी है, अब पर्सन कोई और पर्सन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो उसका बेटा है, चाहे वो उसका भाई है, चाहे वो उसका दोस्त है, चाहे उसका कोई रिलेशन नहीं है उससे, बस वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। एंड इंक्लूड्स यानी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड। इंटरमेडल्स का मतलब है एक इंसान की जो है वो डेथ हो चुकी है, उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके जो वारिसों को ट्रांसफ़र होनी है, उससे पहले का मरला चल रहा है, वो अभी वकील के पास है। उसने जो शर्तें रखी हुई थी अपने वारिसों को ट्रांसफ़र करने की, वकील उन शर्तों को इवेल्युएट कर रहा है। क्या बेटा 18 साल का हो गया है, क्या बेटी की शादी हो गई है, तब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, वो जो भी चक्कर है वो इवेल्युएट किया जा रहा है। ठीक है,
तब इस प्रोसेस में है, तब वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके पास है? उस वकील के पास पड़ी हुई है जो वकील ये फैसला कर रहा है। उस वकील को हम कहेंगे इंटरमेडल्स। ठीक है, तो दो तरह से लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात कर ली। एक तो डिजीज पर्सन जो है, जो बंदा मर चुका है, उस बंदे के वुरसा हो गए उस प्रॉपर्टी के, और दूसरी बात हमने कर ली इंटरमेडल्स हो गया, दरमियान में जो बंदा है। उसके बाद वेयर आर पार्टी एक्ट इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, और कोई भी पार्टी जो उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रही है, चाहे वो उसका भाई है, चाहे वो उसका बेटा है, चाहे वो उसका दोस्त है, चाहे उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। द पर्सन ऑन होम द स्टेट डिवोल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो एक्टिंग, यहाँ पे भी वो हाइज वाली बात कर रहा है, वुरसा वाली बात कर रहा है। तो मेनली लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है जो बंदा मर चुका है उसकी प्रॉपर्टी के वुरसा, या उसकी प्रॉपर्टी अभी वुरसा में तकसीम नहीं हुई, दरमियान में एक वकील के पास है, वो उन कंडीशंस को इवेल्युएट कर रहा है जब उनके वुरसा में जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जानी है। वो मरने वाले बंदे ने हो सकता है शर्त रखी हो कि जब मेरा बेटा 18 साल का हो जाएगा तब प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र की जाएगी। तो अभी ये कंडीशंस इवेल्युएट हो रही हैं और दरमियान में एक वकील के पास पड़ी हुई है वो प्रॉपर्टी, तो उसको हम इंटरमेडल्स का नाम दे रहे होंगे, या वकील है या वारिस है या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। जहाँ पे भी अब हम आगे जो है वो डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर की, जहाँ पे भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम आएगा आपके जहन में ये डेफिनेशन आ जानी चाहिए। जहाँ भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का नाम आएगा आपके जहन में वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की डेफिनेशन आ जानी चाहिए। जहाँ भी रेफरेंस का नाम आएगा आप कहेंगे ये आर्बिट्रेशन का रेफरेंस दे रहा है, ये आर्बिट्रेशन को रेफर कर रहा है। जहाँ पे भी रेफरेंस का मतलब आएगा उसका मतलब होगा रेफरेंस टू दी आर्बिट्रेशन। अच्छा, ये जो वो चीज़ें थी जो आपके लॉ ने डिफाइन कर दी हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो आपके लॉ ने डिफाइन नहीं किए हुए लेकिन हमारा आगे उसका यूज़ होगा, जैसे कि अंपायर है। देखिए, अब पार्टीज के दरमियान जो मसला हो गया, जो डिस्प्यूट हो गया, उसको हमने हल करने के लिए तो आर्बिट्रेटर रख दिए हैं। ठीक है, आर्बिट्रेटर का शायद मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ये आर्बिट्रेशन का अमल जो होता है ना, इस अमल में जो लोग फैसला कर रहे होते हैं उनको आर्बिट्रेटर कहते हैं। जो बंदे अपॉइंटेड किए जाते हैं पार्टीज की तरफ से उनको आर्बिट्रेटर कहते हैं। अच्छा, फर्ज करें एक पार्टीज हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, दो पार्टीज हैं, उन दोनों ने एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का सोचा। मिस्टर ए ने कहा एक आर्बिट्रेटर मैं अपॉइंट करूंगा, एक आर्बिट्रेटर तुम अपॉइंट करो। दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया। अब क्या होगा, एक आर्बिट्रेटर किसी के हक में फैसला दे दे, दूसरा किसी के हक में फैसला दे दे, तो इश्यू बन जाएगा ना, इश्यू क्रिएट हो जाएगा। तो इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए जो बंदा आता है उसको कहते हैं अंपायर। ये सियासी अंपायर नहीं है, ये हम जो है वो लीगल अंपायर की बात कर रहे हैं। वो जो बंदा अंपायर आता है उसका मकसद क्या होता है, आर्बिट्रेटर्स के दरमियान जहाँ पे टाई हो गया है, जहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, उनको रिजोल्व करना अंपायर का काम होगा। और अंपायर की राय जो है, अंपायर का फैसला जो है वो फिर हतमी तस्वर किया जाएगा। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है, इनको आप जहन में रखें। यहाँ से भी वो कोई इतनी जो है वो मुश्किल चीज़ नहीं पूछ सकता। वो पूछेगा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, आप बता देंगे। वो पूछेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, आप बता देंगे। वो पूछेगा रेफरेंस क्या होता है, आप बता देंगे। वो पूछेगा अंपायर क्या होता है, आप बता देंगे। कोई केस स्टडी, कोई घुमाने वाली चीज़ यहाँ से वो नहीं पूछ सकता। ये 3-4 डेफिनेशन आपने अपने जहन में रखें। यहाँ से आगे जाने से पहले आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। याद नहीं करें अभी, सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें ताकि जब आगे ये टर्म्स आ रही हों तो आपको इसका पता चल रहा हो कि ये सर किस बारे में बात कर रहे हैं। प्रोविजंस इम्प्लाइड इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। जितनी बार हम इम्प्लाइड पढ़ चुके हैं ना, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मुझे नहीं लगता अब आपको दोबारा इम्प्लाइड बताने की जरूरत है। इम्प्लाइड अथॉरिटी पढ़ चुके हैं, इम्प्लाइड एग्रीमेंट पढ़ चुके हैं, इम्प्लाइड ऑफर पढ़ चुके हैं, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस पढ़ चुके हैं, कम्युनिकेशन भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लाइड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्रोविजन इम्प्लाइड इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ऐसी प्रोविजंस जो चाहे एग्रीमेंट कोई भी एग्रीमेंट ना हो, वो इम्प्लाइडली ही जो है वो इनेक्टेड हो जाएंगी। इस तरह की प्रोविजंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड देयरिन शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड इन द फॉलोइंग प्रोविजंस।
इस बात को कहने का मकसद क्या है, यहाँ पे वो इम्प्लाइड वर्ड को थोड़ा सा और एलेबोरेट कर रहा है। उन्हें नहीं ना पता कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ लिया है, हम तो पहले से ही मास्टर हो चुके हैं, हमें इम्प्लाइड का पहले से ही पता है। वो कह रहा है अगर कोई भी कंडीशन जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं की गई हैं, इस तरह की कंडीशंस एक्सप्रेस नहीं की गई हैं, तो ये जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल होंगी इम्प्लाइडली इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर जो है वो एक्सप्रेस एग्रीमेंट। कौन कौन सी कंडीशंस ही हो सकती हैं? Unless otherwise expressly provided, the reference shall be to a sole arbitrator। अगर तो उन्होंने एग्रीमेंट में फैसला कर लिया पार्टीज में कि हम 2 बंदे रख रहे हैं, हम 3 बंदे रख रहे हैं, हम आर्बिट्रेशन के लिए 4 बंदे रख रहे हैं, हम 5 आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहे हैं, अगर तो उन्होंने फैसला कर लिया फिर तो ठीक है। अगर तो उन्होंने एग्रीमेंट में आर्बिट्रेटर वाला खाना खाली छोड़ दिया ना, सिर्फ ये कह के कि हम आर्बिट्रेटर रखेंगे, तो उसका मतलब होगा एक आर्बिट्रेटर। बाय डिफॉल्ट कितने आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर रही होंगी पार्टीज? एक आर्बिट्रेटर। अगर तो उन्होंने कोई भी एक्सप्रेसली अपने दरमियान एग्रीमेंट नहीं किया हुआ नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स को लेके, तो कंसीडर किया जाएगा कि एक आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, if the reference is to an even number of arbitrators, the arbitrators shall appoint an umpire not later than 1 month from the latest date of their respective appointments। ये बात मैं थोड़ी सी पहले भी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ पिछली स्लाइड के ऊपर, कि अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हो जाएं, 2 हो जाएं, 4 हो जाएं, 6 हो जाएं, और फैसला आ रहा हो 3-3 से, 2-2 से, 1-1 से बराबर फैसला आ रहा हो, तब वो एक अंपायर को जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अंपायर कितनी देर तक अपॉइंट किया जाएगा? कितनी देर तक अपॉइंट किया जाएगा? आर्बिट्रेटर्स की लेटेस्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के 1 मंथ के अंदर अंदर। सर लेटेस्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का क्या मतलब है भाई? हो सकता है जब उन्होंने एग्रीमेंट किया तब उन्होंने 2 आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट किए, 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2022 को उन्होंने कितने जो है वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए? 2 आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए। 3 जनवरी को 2 आर्बिट्रेटर और अपॉइंट कर लिए गए, ठीक है। अब 4 आर्बिट्रेटर हो गए, अब उन्होंने अंपायर भी जो है वो अपॉइंट करना है। अब अंपायर अपॉइंट करने के लिए उनके पास जो 1 मंथ का टाइम है वो 4 जनवरी से स्टार्ट होगा, लेटेस्ट डेट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट्स। जो आखिर में बंदा आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है ना, 1 मंथ का टाइम अंपायर अपॉइंट करने के लिए उस बंदे की अपॉइंटमेंट से शुरू हो रहा होगा। तो ये एक छोटा सा टेक्निकल सा पॉइंट है, इसको भी आपने अपने जो है वो जहन में रखना है। यहाँ से भी आपसे जो है वो छोटा सा केस स्टडी पूछा जा सकता है। इन जो पॉइंट्स हैं, ये प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं, इनको आपने याद भी करना है, क्रैम भी करना है और इनको समझना भी है। यहाँ से इन पूरे 3 चैप्टर्स में जो अच्छी केस स्टडी बनाने वाली जगह मुझे नज़र आई है ना, वो सिर्फ ये नज़र आई है। यहाँ से आपसे वो अच्छी केस स्टडी भी पूछ सकता है और यहाँ से एज इट इज़ भी पूछ सकता है। अभी तक एक ही अटेम्प्ट में ये जो टॉपिक टेस्ट हुआ है उसने जो है वो क्रैमिंग वाले टॉपिक्स को ज़्यादा प्रेफर किया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो यहाँ से केस स्टडी जो है वो बना के एक अच्छी सी प्यारी सी पूछेगा ज़रूर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द आर्बिट्रेटर्स शैल मेक देयर अवार्ड विद इन 4 मंथ्स। अवार्ड से मुराद यहाँ पे हम डिसीजन लेंगे। विद इन 4 मंथ्स आफ्टर एंटरिंग ऑन द रेफरेंस और आफ्टर हैविंग बीन कॉल्ड अपॉन टू एक्ट बाय नोटिस। देखें, बात सुने, जो आर्बिट्रेटर है ना, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की, लोग आर्बिट्रेशन की तरफ मूव इस वजह से कर रहे हैं, यहाँ फैसले जल्दी हो जाते हैं। तो यही बात की मेरी तस्दीक की है इसी प्रोविजन ने कि आर्बिट्रेटर्स के पास अपना फैसला करने के लिए सिर्फ 4 मंथ्स का टाइम होता है। 4 महीने के अंदर अंदर माफ कीजिएगा, 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना जो है वो फैसला करना होता है, या फिर कोर्ट भी इस पीरियड को जो है वो एक्सटेंड कर सकती है। कोर्ट कह सकती है कि आपको 1 महीना एक्स्ट्रा दिया जाता है, आपको 2 महीना एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। बहुत टेक्निकल चीज़ें थी, आपके लिए 4 मंथ का टाइम जो है वो कम था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आर्बिट्रेटर्स के पास फैसला करने के लिए 4 मंथ का टाइम होता है। नेक्स्ट प्रोविजन है, इफ द आर्बिट्रेटर्स हैव अलाउड देयर टाइम टू एक्सपायर विदाउट मेकिंग एन अवार्ड। अगर 4 महीने का टाइम गुजर गया, उन्हें एक्सटेंशन भी नहीं मिली, 4 महीने का टाइम भी गुजर गया, फैसला भी नहीं हुआ, तो क्या होगा?
तो क्या होगा, और हैव डिलीवर्ड टू एनी पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और या फिर उन्हें जो है कोई भी पार्टी जो है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के दौरान, और टू द अंपायर अ नोटिस इन राइटिंग स्टेटिंग दैट दे कैन नॉट एग्री। उन्होंने या अंपायर को या पार्टी को क्या बोल दिया है, उन्होंने एक नोटिस दे दिया कि भाई हमसे फैसला नहीं हो पा रहा। अब दो कंडीशन है, ज़हन नशी करें दोनों कंडीशंस को। पहली कंडीशन क्या है कि 4 महीने का टाइम खत्म हो गया, पहली कंडीशन क्या है, 4 महीने का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो आर्बिट्रेटर्स है ना, उन्होंने रिटर्न में दे दिया कि भाई हमसे फैसला हो ही नहीं पा रहा, तो क्या होगा, तो अंपायर आगे आ जाएगा, और अंपायर फिर उनके दरमियान फैसला करेगा। और अब आर्बिट्रेटर्स उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अकेला अंपायर आर्बिट्रेटर्स की जगह जो है वो फैसला कर रहा होगा। अंपायर के पास ये फैसला करने के लिए कितना टाइम होगा, द अंपायर शैल मेक दिस अवार्ड विद इन 2 months ऑफ एंटरिंग ऑन द रेफरेंस और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम एज द कोर्ट में अलाउ। ये कोर्ट में अलाउ वाला पॉइंट तो पहले भी था और अब भी रहेगा, लेकिन अंपायर्स के बाद बाय डिफॉल्ट कितना टाइम होगा, अब 2 मंथ का टाइम होगा। कोर्ट इस टाइम को जो है वो इंक्रीज भी कर सकती है। उसके बाद जो है वो एफ प्रोविजन, बहुत ही बड़ी सी प्रोविजन उन्होंने करके लिखी हुई है, द पार्टीज टू रेफरेंस एंड ऑल पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम shall subject to the provision of any law for the time being in force submit to the examined by the arbitrators or umpire on oath or affirmation। देखें, जो आर्बिट्रेटर्स हैं ना, उनके सामने उस वक्त जो लॉ होगा, जिस वक्त आर्बिट्रेशन का जो है वो काम चल रहा है, उस वक्त जो लॉ इम्प्लीमेंटेड है ना, उस लॉ के मुताबिक वो अपने हलफ दे रहे होंगे, वो अपनी अफर्मेशंस दे रहे होंगे, अपने अपने डिस्प्यूट्स के बारे में वो अपनी अपनी जो है वो आरा का इजहार कर रहे होंगे। मैं सही हूँ, मैं क्यों सही हूँ, वो ये बंदा सही है, ये बंदा क्यों सही है, मैं हलफ उठाता हूँ, मैं जो कहूँगा वो सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, वगैरह वगैरह। ये सारी फॉर्मेलिटीज जो हैं ये हो रही होंगी। इसके अलावा ऑल बुक्स, डीड्स, पेपर्स, अकाउंट्स, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड विद इन देयर पोजेशन और पावर रिस्पेक्टिवली, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फैसला करने के लिए और केस की प्रोसीडिंग्स के लिए नेसेसरी हैं, वो सारे के सारे आर्बिट्रेटर्स या अंपायर्स को प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। ठीक हो गया, ये प्रोविजन भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ मूव करते हैं। जी प्रोविजन, the award shall be final and binding on the parties and persons claiming under them respectively। अब जो अवार्ड है यानी कि जो डिसीजन है, जो फैसला है, वो क्या होगा, फाइनल होगा और इसको अपील नहीं किया जा सकता। और पार्टीज जो हैं, पर्सन क्लेमिंग अंडर देम रिस्पेक्टिवली, वो सारी पार्टीज को मानना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब वैसे एक सोच आती है जहन में कि ये जो है वो इतना लंबा चक्कर चल रहा है, आर्बिट्रेशन भी हो रही है, आर्बिट्रेटर्स भी आ गए हैं, 4-4 महीने के लिए एक किस्म की छोटी छोटी सी अदालतें लग रही हैं, इनका खर्चा कहाँ से आएगा, इनका पैसा कौन पूरा करेगा, ये तो सोचने वाली बात है ना। देखिए, जब कोर्ट्स लगती हैं, कोर्ट्स को पैसा कौन दे रहा होता है, जजेस को कौन तनख्वाह दे रहा है, वकीलों को कौन तनख्वाह दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है ना, या वकील जो है वो अपने क्लाइंट से फीस ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, आउट ऑफ द कोर्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। इसका खर्चा कौन उठाएगा? अब इसका खर्चा वो उठाएगा जिसे अंपायर और आर्बिट्रेटर्स कहेंगे। हो सकता है आर्बिट्रेटर कहे जो बंदा गलती पे है सारी प्रोसीडिंग का खर्चा वो उठाएगा, जिस बंदे के खिलाफ फैसला जाएगा सारी प्रोसीडिंग का खर्चा वो उठाएगा। हो सकता है वो कहें कि भाई दोनों पार्टीज बराबर बराबर खर्चा उठाएंगे। ये आर्बिट्रेटर्स और अंपायर्स पे डिपेंड करता है। लीगल प्रैक्टिशनर्स को क्या पे किया जाएगा, क्लाइंट पे करेगा, कौन पे करेगा, ये सारा फैसला वो कर रहे होंगे। तो ये 7 से 8 प्रोविजंस हैं। हर एक प्रोविजन से एक डिफरेंट केस स्टडी भी बन सकता है। वो आपसे प्रोविजन एज इट इज क्रैमिंग में भी पूछ सकते हैं। तो एक तो इनके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी है, दूसरा इनको याद रखना है। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं आपके IKF टैक्स की, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अरसलान एंड फैसल मेड अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीड टू रेफर टू आर्बिट्रेशन इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अरसलान और फैसल के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई भी हमारे दरमियान मसला होगा हम क्या करेंगे, हम आर्बिट्रेशन की तरफ जाएंगे।
वन आर्बिट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय आइदर साइड, दोनों साइड से कितने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जाएंगे, एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, यानी टोटल 2 आर्बिट्रेटर। द डिस्प्यूट अराइजन, अब मसला हो गया, उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, मसला हुआ तो आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है वो हम हल करेंगे। मसला होने के बाद क्या हुआ, एंड आर्बिट्रेटर्स अपॉइंटेड, आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट कर दिया दोनों ने एक एक को। मैंने पहले बताया था कि अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हैं तो वो उनके दरमियान जो है वो एक अंपायर जो है वो अपॉइंट कर रहे होंगे, जो आर्बिट्रेटर्स के दरमियान फैसला करवा रहा होगा। आर्बिट्रेटर्स पार्टीज के दरमियान फैसला करवा रही हैं और अंपायर आर्बिट्रेटर्स के दरमियान फैसला करवा रहा होगा। इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन द आर्बिट्रेटर्स शैल अपॉइंट एन अंपायर, अंपायर को वो अपॉइंट करेंगे, और अंपायर अपॉइंट करने के लिए उनके पास कितना टाइम है, 4 मंथ नहीं 1 मंथ, 4 मंथ उनके पास थे आर्बिट्रेटर्स के पास जो है वो डिसाइड करने के लिए, केस का फैसला करने के लिए आर्बिट्रेटर्स के पास 4 मंथ थे। अंपायर अपॉइंट करने के लिए उनके पास 1 मंथ होगा लेटेस्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेके। ठीक हो गया, ये एक छोटी सी केस स्टडी थी। इसी तरह की वो आपसे केस स्टडी बना के अगर आपसे पेपर में पूछेगा यहाँ से, तो बिल्कुल इसी जो है वो फॉर्म की केस स्टडी होगी और उस पर आपने जो है वो आंसर देना होगा। तो अगर आपके कंसेप्ट इन 6-7-8 प्रोविजंस के पक्के हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको केस स्टडी जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। एग्रीमेंट दैट आर्बिट्रेटर्स बी अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी। अभी तक आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट कर रहा था, जिन पार्टीज के दरमियान जो है वो डिस्प्यूट हुआ है, मसला हुआ है, झगड़ा हुआ है, वो क्या कर रहे थे, आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर रहे थे। यहाँ पे आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट कर रहा है, थर्ड पार्टी। मिस्टर ए और मिस्टर बी कहते हैं कि भाई अगर हमारे दरमियान झगड़ा हो गया ना, अगर हमारे दरमियान झगड़ा हो गया तो आर्बिट्रेटर को कौन अपॉइंट करेगा, मिस्टर सी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देगा। ठीक है, अगर हमारे दरमियान झगड़ा हो गया तो मिस्टर सी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देगा। अली और जो है वो जाहिद दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे दरमियान डिस्प्यूट हो गया तो आर्बिट्रेटर तस्वर अपॉइंट करके देगा, थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देगी। इस तरह का भी एग्रीमेंट पॉसिबल है, या तो वो थर्ड पार्टी को नाम से बुला रहे होंगे या थर्ड पार्टी को अपने ओहदे से भी मुखातिब जो है वो किया जा सकता है। यानी अली और जाहिद कहते हैं कि अगर हमारे दरमियान कोई झगड़ा हो गया तो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है उसको हल करेंगे, और आर्बिट्रेटर मिस्टर तस्वर अपॉइंट करेंगे, या आर्बिट्रेटर हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल अपॉइंट करेंगे, हमारे फर्म के डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो नाम से ही एग्रीमेंट में उस बंदे को, उस थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो जिसने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, वो उसके ओहदे से भी, उसके डेजिग्नेशन से भी उसको जो है वो मुखातिब कर सकते हैं। देखिए आपके ICAPS टेक्स्ट में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। The parties to an arbitration agreement may agree that any reference under the agreement shall be to an arbitrator or arbitrators to appointed by a person designated in the agreement either by name। बिल्कुल वही बात लिखी हुई है कि भाई अगर आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट के अंदर वो ये भी एग्री कर सकते हैं, ये रेफरेंस भी दे सकते हैं कि थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी जो है वो आर्बिट्रेटर को या आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट कर रही होगी, उस थर्ड पार्टी का या तो नाम लिख दें आइदर बाय नेम और एज द होल्डर ऑफ द टाइम बीइंग ऑफ एनी ऑफिस ऑफ और अपॉइंटमेंट। या तो वो कोई ऑफिस या अपॉइंटमेंट होल्ड कर रहा है, उसका कोई डेजिग्नेशन है, वो प्रिंसिपल है। हम कहते हैं कि भाई हमारे कॉलेज का फलां कॉलेज का प्रिंसिपल, CFE कॉलेज का प्रिंसिपल, राइस कॉलेज का प्रिंसिपल, RTT कॉलेज का प्रिंसिपल जो है वो आर्बिट्रेशन अपॉइंट कर रहा होगा, या फलां फर्म का जो है वो डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट कर रहा होगा। इस तरह से उसे डेजिग्नेशन से भी एग्रीमेंट के अंदर मुखातिब कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखी हुई है भाई इसकी आपके ICAPS टेक्स्ट में, 2 businessmen agreed in a contract that in case of any dispute the matter shall be referred to the arbitration, and for his purpose the arbitrator shall be appointed by the chairperson of the chamber of commerce of the city। देखें अब उन्होंने एग्रीमेंट किया, उन्होंने कहा झगड़ा को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व किया जाएगा, लेकिन आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा, चेयरपर्सन ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उसने उसकी डेजिग्नेशन बता दी लेकिन उसका डायरेक्टली नाम यूज नहीं किया, तो ये एग्रीमेंट भी, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड कंसीडर किया जा रहा होगा।
अब बात करते हैं अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर और अंपायर इररेवोकेबल एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ कोर्ट। आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया, अंपायर अपॉइंट हो गया, अब इनको कौन हटाएगा? कोई भी नहीं हटा सकता। पहली बात आपने जो अपने ज़हन में रखनी है, कोई भी नहीं हटा सकता। आर्बिट्रेटर और अंपायर अपॉइंट हो गया, उसे कौन हटाएगा? कोई भी नहीं हटा सकता सिवाय कोर्ट के। बस ये चीज़ इस पूरे जो है वो टॉपिक में ये कंसेप्ट है। द अथॉरिटी ऑफ एन अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर और अंपायर शैल बी रेवोकेबल एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। इसको आप हाईलाइट कर लें, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट को, अनलेस अ कॉन्ट्रैरी इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। देखें तरीके हैं, एक तो कोर्ट के थ्रू हटाया जा सकता है, दूसरा हो सकता है उन्होंने जो है वो आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट में कोई एक्सप्रेसली एग्रीमेंट इस टाइप का किया हुआ हो कि आर्बिट्रेटर्स को किस तरह से कोर्ट के ज़रिए हटाया जा रहा होगा। अगर कोई इस तरह का मसला हुआ, कोई इस तरह का इशू हुआ, तो आर्बिट्रेटर्स को जो है वो उनकी जो है वो हम फैसला जो है वो कोर्ट में लेके जा रहे होंगे। देखें आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन है, मैंने आपसे को बताया कि वो फाइनल है, वो फाइनल है, उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन अभी डिसीजन हुआ ही नहीं है, अभी बात आर्बिट्रेशन में है, आर्बिट्रेटर्स ने अभी फैसला किया ही नहीं है, तब तो उसको लेके जाया जा सकता है ना कोर्ट में। सिंपल सी बात है। तो यही बात यहाँ पे डिस्कस कर दी गई है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर उसने कोई क्रैमिंग वाली चीज़ यहाँ से पूछनी है ना, तो वो यही पूछेगा कि पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर्स बता दें, 3 नंबर की बता दें, 4 नंबर की बता दें, 5 नंबर की बता दें। The arbitrators or umpire shall, unless a different intention is expressed in an agreement, बिल्कुल वही बात कर दी जिसने डेफिनेशन लिख दी इम्प्लाइड वाले की, कि भाई इम्प्लाइडली क्या पावर्स हैं उनके पास, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट उनके पास क्या पावर्स हैं, वो सारी पावर्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। एडमिनिस्टर ओथ टू द पार्टीज एंड विटनेसेस अपीयरिंग, जितने भी गवाहान आ रहे हैं उनको सुनने की, और वो जो सारी हलफ बर्दारी वगैरह होती है, हलफ वगैरह लेते हैं उनसे, वो सारा लेने की, उसको मैनेज करने की पावर किसके पास है? आर्बिट्रेटर्स और एम्पायर्स के पास है। स्टेट अ स्पेशल केस ऑफ द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, भाई जो कोई मामला चल रहा है आर्बिट्रेशन के अंदर, ठीक है, कुछ टेक्निकल टर्म्स आ रही हैं, कुछ लीगल टर्म्स आ रही हैं, उनकी किसी को समझ नहीं आ रही ठीक तरह से, वजाहत चाहिए, तो पावर किसके पास है? आर्बिट्रेटर्स के पास है। आर्बिट्रेटर्स और अंपायर्स के पास है कि वो कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। मेक द अवार्ड कंडीशनल और इन अल्टरनेट, जो डिसीजन देते हैं ना, वो एक तो सीधा डिसीजन देते हैं कि भाई ये पार्टी जो है ये सच पे है, ये पार्टी जो है बी पार्टी जो है कौन सी किस पे है, ये जो है वो हक पे नहीं है, हम डिसीजन दे दिया ए पार्टी के हक में। एक और तरह भी वो डिसीजन दे सकते हैं। वो डिसीजन क्या दे सकते हैं? अगर पार्टी ए 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर ये काम कर देगी तो ये हो जाएगा। ये अगर वाली बात क्या है कि वो काम करते हैं ना, डिसीजन देते हैं, इसको हम कंडीशनल अवार्ड कह सकते हैं, और उनके पास पावर है कंडीशनल अवार्ड देने की, और उनके पास अल्टरनेट अवार्ड देने की भी पावर है कि या तो भाई 15 लाख रुपए जमा करवा दो या फिर ये वाला काम कर दो। ये वाला भी डिसीजन जो है वो देने की उनके पास पावर मौजूद है। कंडीशनल भी, अल्टरनेट भी वो डिसीजन दे सकते हैं। करेक्ट इन एनी अवार्ड एनी क्लरिकल मिस्टेक और एरर अराइजिंग फ्रॉम द एक्सीडेंशियल स्लीप और ओमिशन, अगर कोई गलती हो गई है डिसीजन में, टाइप करने में, किसी भी तरह की क्लरिकल स्टाफ से कोई गलती हो गई है, उसको ठीक करने की पावर भी आर्बिट्रेटर्स और अंपायर्स के पास मौजूद है। Administer to any party to the arbitration such interrogations as may in the opinion of the arbitrators or umpire be necessary। किसी भी तरह की इंटेरोगेशंस हो रही होती हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग हो रही होती हैं, सवालात कर रहे होते हैं, वो सारी पावर जो हैं वो आर्बिट्रेशन और अंपायर के पास मौजूद हैं। यहाँ तक वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके यहाँ तक थोड़ा रीड कर लें, चीज़ों को समझ लें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मेरे पर्सनल नंबर है उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं, जो है पार्टीज टू सूट में अप्लाई फॉर ऑर्डर और रेफरेंस। यहाँ पे वो क्या कहते हैं?
अब कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, कोई केस को, मैं आपको जो स्टार्टिंग में आर्बिट्रेशन पढ़ाना शुरू किया ना, तो उसका मेन मैंने आपको जो एडवांटेज बताया ना, वो बताया कि भाई कोर्ट में टाइम बहुत लगता है, चीज़ें लंबी हो जाती हैं, तो लोग आर्बिट्रेशन को जो है वो प्रेफर कर देते हैं। अब कुछ तो लोग हैं जिन्हें पहले ही अकल आ गई कि भाई कोर्ट में हमारा इस तरह कोई कत्ल का केस तो है नहीं, हमारा आपस में जो है वो कंपनी के हवाले से कुछ केसेस हैं, तो हम बजाय इसके कि कोर्ट में अपना टाइम वेस्ट करें, आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है हम फैसला कर लेते हैं। लेकिन कुछ कच्चे खिलाड़ी थे, अभी नए नए बिजनेसमैन थे, वो थोड़ा जोश में आ गए, जवान गर्म खून था, उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी, मैं तुझे कोर्ट में आगे देखूंगा, तू चल कोर्ट में। लेकिन जैसे ही 4-5 महीने गुजर गए और देखा भाई कोर्ट में जो है वो काम लटक चुका है, अब उनको थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हुआ। अब उन्होंने क्या कहा, चलो यार हम ऐसा करते हैं, आर्बिट्रेशन की तरफ जाते हैं, आर्बिट्रेटर की तरफ जो है वो बात जाते हैं। अब वो क्या करेंगे, राइटिंग में कोर्ट में अप्लाई करेंगे, जो हमारा फैसला, जो हमारा केस है कोर्ट में चल रहा है, हम उसको आउट ऑफ कोर्ट जो है वो या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू जो है वो हल करना चाहते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट हल करना चाहते हैं। तब कोर्ट उनको परमिशन दे रहा होगा और वो उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू कोर्ट के बाहर सोल्व कर रहे होंगे। ये छोटा सा पॉइंट, ये हमारा आज का, बल्कि हमारे पूरे सिलेबस का आखिरी पॉइंट जो है। इसके भी हम थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। नईम है फाइल द सूट अगेंस्ट क्रीम इन कोर्ट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नईम ने जो है वो क्रीम के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। करीम कॉन्ट्रैक्टेड नईम एंड रिक्वेस्टेड आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। करीम ने कहा कि भाई मामला जो है वो लंबा हो रहा है, तो ऐसा करते हैं हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं। नईम एग्रीड, नईम ने एग्री कर दिया एंड बोथ ऑफ देम साइंड एंड सबमिटेड अ रिटन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टू कोर्ट। और दोनों ने क्या किया, एक साइंड और रिटन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कोर्ट में जमा करा दिया और कहा कि भाई हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो इस तरह का एग्रीमेंट इनवैलिड नहीं होगा बल्कि वैलिड कंसीडर किया जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ से वो आपसे क्रैमिंग वाले क्वेश्चन भी पूछ सकता है और आपसे छोटी सी केस स्टडीज भी पूछ सकता है। ये वाहिद टॉपिक मुझे इस चैप्टर में नज़र आया है। ये 2-3 टॉपिक जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं जहाँ से वो आपसे रीजनेबल थोड़ा सा केस स्टडी पूछ सकता है। लास्ट में हम मार्च 2022 में आया हुआ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कल के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस चैप्टर का जो पार्ट हमने कल डिस्कस किया था ना, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल भी केस स्टडी नहीं है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपटीशन एक्ट 2010 लिस्ट एनी 5 प्रैक्टिसेस दैट प्रिवेंट, रेस्ट्रिक्ट, रिड्यूस और डिस्टॉर्ट कंपटीशन इन पार्टिकुलर मार्केट थ्रू अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। एज इट इज उठा के आपने पांच जो है वो प्रैक्टिसेस, कोई सी 5 प्रैक्टिसेस जो है वो लिख देनी थी और आपको 5 मार्क्स इसके मिल जाने थे। कल हम इस पर तफसील से बात कर चुके हैं। कोई उसने जो है वो केस स्टडी यहाँ से नहीं पूछा। आखिरी 3 चैप्टर का एनालाइज करें तो तीनों चैप्टर में से उसने 13 मार्क्स के लिए जो है वो क्रैमिंग वाले क्वेश्चन पूछे हैं। इस बार मे बी वो थोड़ी केस स्टडी भी डाले, लेकिन मोस्टली पार्ट यहाँ से क्रैमिंग वाला ही होगा। तो आपने चीज़ों को अच्छी तरह अपने जहन में रख लेना है। हमारा जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कल इंशाल्लाह जो है वो इस चैप्टर का आपका टेस्ट हो रहा होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।